छोटा सा एक कमेंट जो है रत्ना वोरा जी का लेता हूँ, गुजरात से भी आते हैं। तो इससे इस तरीके की जो एकजुटता बन रही है उसका गुजरात की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ता है? मतलब पूरे अपोजिशन के अंदर कितनी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि गुजरात के अंदर तो कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई थी और ये कहा गया था ये हार का मुख्य कारण आम आदमी पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जब एक साथ चलने की बात की, मैं इसको लेकर के लगातार आशावादी था कि कांग्रेस पार्टी जरूर अध्यादेश का विरोध करेगी और जो है जब वो खुल करके विरोध की बात करेगी तो दोनों पार्टियों को एक साथ काम करने के अंदर सुविधा होगी। और यही बात मैं टीआरएस को लेकर भी कहता हूं और अन्य पार्टियां जो ऑपोजिशन के बाहर हैं, अब वो भी धीरे धीरे ऑन बोर्ड आ जाएंगी, क्योंकि खुले मन से खुले दिमाग से कर रहे हैं। तो आप रत्ना बोरा जी, क्या आप देख पा रही हैं किस तरीके का वातावरण है वहां पर ऑपोजिशन के कैंप के अंदर गुजरात में? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनीलम जी, आपने मुझे अपने मंच पे यहाँ पे जगह दी। और जो इस विश्लेषण में मैं भाग लेते हुए सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो विपक्षी दलों ने जो एक नाम दिया है, ये बहुत ही खूबसूरत नाम है और हर एक के दिलों में तुरंत बस जाने वाला नाम है। इंडिया, इंडिया मतलब कि इंडिया, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस। मतलब इसमें इस इंडिया ने पूरे पूरे देश को ले लिया है। अब इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया, आप कह सकते हैं इंडिया वर्सेस भ्रष्टाचार हो गया, इंडिया वर्सेस महंगाई हो गई, इंडिया वर्सेस बेरोजगारी हो गई, इंडिया वर्सेस किसान हो गए, किसान के मुद्दे, मतलब इंडिया वर्सेस सब कुछ हो गया। तो सबसे आप पहले तो ये अपने आप में ही एक बड़ी जीत का एक अंदेशा आ गया कि जो नाम है वो नाम ही इतना खूबसूरत है जिसके अंदर से भारतीयता, राष्ट्रवाद टपक टपक के गिर रहा है। और जो जिस चीज को ये लोग भुनाने चलते थे वो चीज अभी पूरे विपक्षी दल ने अपने साथ में संग्रह कर ली है। इंडिया मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी, इंडिया मतलब कि संविधान को बचाने वाला दल। तो ये इंडिया अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और जिस तरह से इसके अंदर जो अलायंस है, आप देख सकते हैं कि काफी अनुभवी और काफी राजनीति में अपनी एक बहुत लंबी सफर तय कर चुके ऐसे बड़े बड़े नेता इंडिया में हैं। जैसे शरद पवार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी की पार्टी है और ये तमाम जितने ममता बनर्जी हैं, तो ये सभी अनुभवी लोग हैं। और इतने सारे अनुभवी लोगों ने जो मिलके इंडिया बनाई है वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत, मैं कहती हूँ, संगम है। और इसी को लेके हम जब विपक्षी दल सब सामने जाएंगे 2024 में तो उनको बहुत बड़ा इससे सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ पार्टी थी जैसे कि सबसे गुजरात में आम आदमी पार्टी, मैं मानती हूँ कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की वजह से बहुत बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस को। और परंतु अब सभी पार्टियों ने महसूस किया कि जब तक हम सब लोग एक नहीं होंगे तब तक ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए के दल हैं, वो सब लोगों को हम शिकस्त नहीं दे पाएंगे। और कहते हैं ना कि अपनी जो भूतकाल की अगर कुछ भूलें हो गई हो तो उसको सुधार लेना चाहिए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो ये जो दलित की पार्टियां हैं उन्होंने भी कहीं कहीं कुछ भूलें की हैं, तो वो सबने मिलकर अपनी भूलों को सुधारा है। और जैसे पहले पटना में हुई और आज बेंगलुरु में पार्टी जो गठबंधन की जो मीटिंग हुई, बहुत ही सक्सेसफुल मैं मीटिंग मान सकती हूँ। और तो मेरा तो यही कहना है कि ये गठबंधन ने अभी अपनी एकता दिखाई है। और जो थोड़े छोटे मोटे मुद्दे थे या जो भी मुद्दे थे जिस भी राज्य के, उनको सबको साथ लेने की बात चली है। तो मैं समझती हूँ कि इसका असर 2024 के इलेक्शन में क्लियर कट पड़ने वाला है। और जो अपोजिशन थी उनको पता था कि 42% ही वोट बीजेपी को और उसके अलायंस को मतलब एनडीए को मिला था, 58% तो विरोध में ही थे। और 58% अगर आज इकट्ठे हो जाते हैं तो नेचुरली पलड़ा आप देख सकते हैं किसका बारी होगा। फिर दूसरी बात, अब नरेंद्र मोदी जी का, जो कि बेशक हमारे गुजरात से ही आते हैं, पर अब जो उनका करिश्मा था वो फीका पड़ता जा रहा है। उनकी जो भाषा है, उनका जो शैली है, अब लोग बोर हो गए हैं। 2014 में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अच्छे दिन आएंगे, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके 14 में आए।
फिर जैसे 2019 में उनको उतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं मिला, तो लोगों ने उन्हीं को रिपीट किया कि चलो देखो इनको दूसरे 5 साल देख के देखो। पर दूसरे 5 साल देने के बाद भी उनके पास हिंदू मुस्लिम के एजेंडा के अलावा और कोई एजेंडा ही नहीं है। आप देखिए कि हमारे लोकतंत्र को इनके आने के बाद कितना खतरा हो गया है, और कहीं पे भी किसी के भी साथ कैसी भी मॉब लिंचिंग हो जाती है। जहां तक कि सामाजिक न्याय की बात है, तो सामाजिक न्याय में भी ये पिछड़ गए हैं और किसी को भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो जी रत्ना जी, जिस तरीके से बीजेपी और इनके अलायंस चले, और फिर उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा था, मैं अकेला सब पे भारी, बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती है। जी रत्ना जी, हम फिर आते हैं आपके पास। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया जी रत्ना जी, हम और साथियों, धन्यवाद। रत्ना बोरा जी, गुजरात का मॉडल लेकर के मोदी जी पूरे देश के पैमाने पर फैले और हमारे बनारस में भी आकर के गुजरात बना देंगे, और वो जो उन्होंने विकास का मॉडल दिखाया और उनका जादू थोड़ा चला भी, गोदिया मीडिया उनके साथ आ गई। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सीधे सीधे देख रहा है कि उनके नीचे से जमीन खिसक गई है। तो ऐसी हालत में और वो जो उनका गुजरात का मॉडल था वो अभी नंगा होकर के जनता के सामने खड़ा हो गया है कि गुजरात मॉडल मतलब क्या था कि और आज की तारीख में क्या है कि अपराधियों को, बलात्कारियों को, अपना व्यभिचारियों को, आजीवन सजा पाए लोगों को भी जेलों से निकाल करके जबरदस्ती अपना उनका सम्मान कराना। तो इन सारी चीजों में आने वाले दिनों में ये जो मोर्चा खुला है, अखाड़ा खुल रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं रत्ना बोरा जी? देखिए, जब मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए गए, तो उस टाइम पे मोदी जी के साथ साथ में गुजरात का मॉडल को भी प्रोजेक्ट किया गया, ऐसे जैसे कि गुजरात में तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, या गुजरात में राम राज्य आ गया है, या गुजरात में स्वर्ग उतर के आ गया है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें गोदी मीडिया ने चलाई, और गोदी मीडिया, आप जानते हैं कि गोदी मीडिया को इन्होंने पहले अपने कंट्रोल में कर लिया। आज इस चर्चा में मैं आपको एक बात बताती हूँ, जर्मनी की बात, हिटलर की बात बताती हूँ। जब जर्मनी में हिटलर आए, तो हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही माहौल बना दिया था कि वो सबसे बड़ा देशभक्त वही इंसान है, सबसे बड़ा नेशनलिस्ट वही इंसान है, और जो जर्मनी में हिटलर के साथ रहेगा तो मतलब कि हम जर्मनी को सेव कर लेंगे, यहूदी से सेव कर लेंगे, इस तरह का माहौल बनाया था। और उस टाइम पे भी हिटलर ने पूरी जर्मनी की मीडिया को अपने कवर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो लोगों को एक डर बताया गया था कि तुम अगर हिटलर को साथ नहीं दोगे जर्मनी में, तो दूसरे यहूदी लोग तुम पे हावी हो जाएंगे, जूइश मतलब वो तुम पे हावी हो जाएंगे। तो इसी तरह का डर और इसी तरह का माहौल जहाँ पे पहले भाजपा ने गुजरात में बनाया। आपने देखा जैसे 2002 के दंगे करा के उन्होंने एक पोलराइजेशन कर दिया, हिंदू मुस्लिम के अंदर एक पोलराइजेशन किया, और फिर जो बहुमती समाज, हिंदू समाज था, उनको बोला कि देखो हिंदू धर्म खतरे में है। अरे भाई 800 साल मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया, पर कोई मुगलों का शरीयत अलग था और हिंदुओं का धर्म का जो भी थे वो अलग थे। अब 800 साल राज करने के बाद भी मुगलों ने जो किया, तो कभी भी हिंदुओं को कोई मुस्लिम नहीं बना दिया, ना ही मुस्लिमों को जबरदस्ती कहा कि भी इनको ले जाया जाए मुस्लिम धर्म की तरफ। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। जब पिछले 800 साल में हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं हुआ, तो अभी इनकी सरकार में आते हुए कैसे खतरे में होगा? तो कहने का मतलब गुजरात से इन्होंने, ये गुजरात इनका एक लेबोरेटरी है, गुजरात में ये लोग प्रयोग करते हैं, और जो प्रयोग गुजरात में सक्सेस हो जाते हैं उसी प्रयोग को ये लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए, इन्होंने जैसे कर्नाटका की बात करूं, कोशिश तो इन्होंने बहुत की। कर्नाटका में, यूपी में इलेक्शन थे और मिड टर्म में बेचारी बच्चियां स्कूल से जा रही है, स्कूल में जा रही है, उनके एग्जाम है, सब कुछ है, पर लेकिन उनको हिजाब का मुद्दा लेके आ गए। तो ये क्या है कि एक तरीके से गुजरात की बात को लाने की कोशिश की। फिर चुनाव आए कर्नाटका के, तो तब भी खुद मोदी जी कहते थे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। मतलब एक प्रधानमंत्री होते हुए अगर आप चुनावी प्रचार रैली में तो इस तरह की करते हो, भाषण करते हो कि बजरंग बली का बटन दबाना और फिर भाजपा को वोट लगाना, मतलब ये सब अच्छा नहीं लगता है। और अब
गुजरात में भी इस बात को लोगों ने समझ लिया है कि गुजरात का ना तो कोई विकास है, ना ही कोई गुजरात को जो भी ये लोग काम लाते हैं प्रोजेक्ट पे, कटकी वाली सरकार है। गुजरात मतलब कटकी वाली सरकार। पिछले 27-28 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ तोड़ करके आ जाती है। बाकी यहाँ पे भी अगर वोट ऑफ परसेंटेज देखा जाए और विरोध पक्ष के वोटों को देखा जाए तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है और पता चलता है कि 2000 अभी हमारे जो गुजरात में इलेक्शन हुए, जो कांग्रेस को नुकसान हुआ तो आम आदमी पार्टी की वजह से नुकसान हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों ने बीजेपी को जिताया है। देखिए यहाँ पे बहुत एक सोचने की बात है, लोग बीजेपी से परेशान हो गए थे और उनको शायद आम आदमी के तौर पे एक विकल्प दिखाई दिया और उस समय पे हो सकता है कि भी ठीक है कांग्रेस में भी कई कमियां रही थी तो कांग्रेस वो एनकैश नहीं कर पाई, पर लोगों ने बीजेपी को पसंद नहीं किया, बीजेपी ने आम आदमी को, लोगों ने आम आदमी को एक्सेप्ट किया और उस वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सभी के सभी गुजराती लोग नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को पसंद करते, ये हकीकत नहीं है, पर लोगों को ये हकीकत दिखाई जाती है देश के अंदर। पर अब देश में भी इस बात का सबको अंदाजा हो गया, एहसास हो गया है कि ये जो गुजरात का नाम लेते हैं, अब मैं आपको बताऊं कि जितने भी अब जो गुजराती लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे जो भी घपले किए हैं, इसमें राहुल गांधी भी कहते हैं कि भी ये अडानी ने 20,000 करोड़ उसकी कंपनी में कहा से आए, तो वो भी गुजराती है। तो कहने का मतलब कि मेहुल चौकसी है वो गुजराती है, तो नीरव मोदी है वो गुजराती है। तो लोगों के अंदर ये बात फैल रही है कि आखिर ये सारे लोग क्यों इस तरह से कांड करते हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। तो मोदी की जो छवि थी, वो जो मोदी ने जो दिखाया लोगों को बड़ा बड़ा करके कि मैं बहुत होशियार हूँ, समझदार हूँ, और अब उन लोगों को समझ में आ गया है कि मोदी सिर्फ और सिर्फ एक तरह का गुब्बारा है और वो गुब्बारा में कभी भी कोई स्विच मार देगा तो फूट जाएगा। तो अब वो मोदी का गुब्बारा फूटने ही वाला है, उसमें से हवा निकलने ही वाली है और निकल ही चुकी है वैसे तो, बहुत पिलपिला हो गया है। आप देखिए मोदी जी को अब ना तो मतलब संघ वाले भी पसंद कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट्स आ रही है ऐसी कि अब शायद 2024 में मोदी का चेहरा ना भी हो। इसलिए ये सब बातें देखते हुए अब गुजरात मॉडल ऐसा कुछ है नहीं और हम तो गुजरात में रहते हैं। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, सुनना बहुत जरूरी है। 40 करोड़ के खर्चे से अहमदाबाद में एक पुल बना, वो पुल 50 साल चलना चाहिए था, पर वो पुल 5 साल में ही इतना जर्जरित हो गया, इतना कमजोर हो गया कि रिपोर्ट आई कि इस पुल को अब गिरा देना पड़ेगा, तोड़ देना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। 40 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। इस तरह का ये एग्जाम्पल है। फिर इन्होंने अटल ब्रिज बनाया, साबरमती नदी है, साबरमती के ऊपर काफी ब्रिज बने हुए, अटल ब्रिज बनाया। अब उस अटल ब्रिज पे चलने के लिए आधा घंटा चलने के लिए इन्होंने 30 रुपए तो पैसा रखा, इसका टिकट रखा है। और वो जो ब्रिज बनाया है वो कांच की लेयर से बनाया, उसका जो बॉटम है वो कांच की लेयर। अब हुआ क्या कि वही बॉटम जो कांच की लेयर, एक जो शीशा था वो 80,000 रुपए का, सुनते 1 फुट शीशा था, तो वो उसके अंदर भी तिराड़े पड़ गई। तो इस तरीके से ये लोगों का जो काम है। फिर हमारे यहाँ पे एक तापी डिस्ट्रिक्ट है, तापी डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है, उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया तो वो ब्रिज भी टूट गया। फिर अभी वलसाड में एक और ब्रिज बनाया तो वो भी बैठ गया। तो कहने का मतलब ये सिर्फ बातें करते हैं। फिर सी प्लेन की बात लेके आए थे तो सी प्लेन चला नहीं और बस 2 महीने 3 महीने के अंदर वो भी बैठ गया। तो इनके अच्छा रोड रास्ते इतने खराब है गुजरात में कि अगर कोई बेचारी प्रेग्नेंट लेडी अगर उस रोड से गुजर जाए उसको या तो मिसकैरेज हो जाएगा या बच्चा पैदा हो जाएगा। इतनी बुरी हालत है ये रोड रास्तों की। तो गुजरात एक सिर्फ लेबोरेटरी के तौर पे इन्होंने शुरू किया था, हिंदू मुस्लिम के नाम से शुरू किया था और अब इन्होंने इस तरह से लोगों को इन्होंने पोलराइज किया और उस वजह से ये लोग सत्ता पे आए। बाकी जो गुजरात था 2001 में जब भूकंप आया ना तो गुजरात खत्म होने वाला था, भाजपा उसमें से निकलने वाली थी क्योंकि भूकंप के टाइप पे इनका असली चेहरा सबने देख लिया। और अब क्योंकि उन्होंने 2002 के दंगे कराए इसलिए लोगों के अंदर बहुमती ने उनको वोट दे दिया। बाकी गुजरात में ऐसा कोई ना तो प्रोग्रेस दिखता है ना कोई कुछ लोगों के अंदर। अच्छा लोगों के अंदर बहुत असंतोष है। यहाँ गुजरात में 14 से 15 बार पेपर लीक हुए हैं।
जो तलाटी के पेपर है, तहसील के, ये तहसीलदार की, ये सब जो पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, 14 से 15 बार पेपर लीक हो गए। फिर इसी तरह से महंगाई तो सब जगह है, उतनी ही महंगाई गुजरात में भी है। तो जी यहाँ रत्ना जी पर लोग परेशान है, दुखी है, और जी जो शिक्षक लोग हैं उनका धरना चलता रहता, आंगनवाड़ी बहनें हैं उनका धरना चलता रहता, इन सब लोग के, ये लोग तनख्वाह नहीं देते हैं। और आज गुजरात के ऊपर जी 4.5 रत्ना जी लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। नहीं, मैं आपसे इतना बताना चाहती हूँ, 4 हमारा लाख समय करोड़ से समाप्त हो ऊपर रहा का है। कर्जा है गुजरात के ऊपर। मतलब एक गुजराती के ऊपर 50,000 जितना कर्जा लेके पैदा हो रहा है। तो ये सिर्फ बातें जी हैं, और इन बातों से लोगों को पता चल गया कि गुजरात में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो समझती हूँ कि ये इस चैनल के माध्यम से जी पूरे देश रत्ना को जी पता चलना चाहिए कि गुजरात के असली हालात क्या हैं। जी परिहार जी।